किशनगढ़ शैली मतलब मेवाड़ और मारवाड़ कंप्लीट कर ली थी। मेवाड़ और मारवाड़ ये अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था, मेवाड़ और मारवाड़ को। राजस्थानी शैली में मेवाड़ और मारवाड़ पढ़ लिया। इसके बाद में आती है अपने नेक्स्ट शैली जिसका नाम है हाड़ौती शैली। देखो हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली नेक्स्ट शैली आती है। देखो मेवाड़ और मारवाड़ ये क्षेत्र लगभग सीमा पर होने के कारण इन क्षेत्रों में अच्छा विकास हुआ, अच्छी चित्रकारी हुई। ये अपन ने पढ़ा भी है कि अच्छा विकास, अच्छी चित्रकारी हुई। इसके अंदर कृष्ण विषयक चित्र बने, वल्लभ संप्रदाय नाथ संप्रदाय का केंद्र रहे। इसके अलावा मेवाड़ में प्रकृति चित्रण अधिक बने, मारवाड़ में उस्ता कलाकारों ने ऊंट पर चित्रकारी की जिसको उस्ता कला कहते हैं, उसका चित्रांकन अधिक हुआ। मेवाड़ और मारवाड़ में फर्क ये रहा कि मारवाड़ की एक उपशैली थी बीकानेर शैली, उस पर मुगलों का आधिपत्य था, इसलिए मुगलों का साम्राज्य भी अधिक रहा। मेवाड़ में उदयपुर शैली में प्रकृति चित्रण, ठीक है, और मारवाड़ में बीकानेर शैली में उस्ता कला। इसके साथ साथ मारवाड़ की किशनगढ़ शैली अपन ने पढ़ी, और किशनगढ़ शैली में पढ़ा था कि किशनगढ़ शैली एक सुप्रसिद्ध शैली थी। किशनगढ़ शैली एक सुप्रसिद्ध शैली थी, और इसकी सुप्रसिद्धता ये थी कि इसमें नारी सौंदर्य का चित्रांकन बहुत ज्यादा हुआ था, नारी सौंदर्य का। और नारी सौंदर्य ऐसा हुआ कि इसमें नारी से संबंधित चित्रों में बणी ठनी एक चित्र था जो सुप्रसिद्ध रहा। इसके अलावा राधा कृष्ण की झांकियों से संबंधित चित्र बने। इसके अलावा यहाँ पर किशनगढ़ में ही राधा व कृष्ण से संबंधित इतनी झांकियां बनी, इतने चित्र बने कि वो राधा और कृष्ण के लिए ही वो प्रसिद्ध रही और उसी के लिए वो जाने लगी, प्रसिद्धि हुई। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ कि किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य के साथ एक अपन लाइन भूल गए थे जिसका नाम था लाल नौकाएं। लाल नौकाएं, नारी सौंदर्य के साथ साथ जितने भी जलकुंड बनाए गए हैं किशनगढ़ शैली में, जितने भी जलकुंड बनाए गए थे उन जलकुंडों में लाल कलर की नाव, नौकाएं बनाई गई थी लाल कलर की। सभी चित्रों में, जितने भी चित्रों में जलकुंड बनाए गए हैं उनमें लाल कलर की नौकाएं जरूर बनाई गई है। ये आप याद रखेंगे। किस कलर से संबंधित है? लाल कलर से। क्वेश्चन एक ही से पूछा जाता है, एक ही तरीका से पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि किशनगढ़ शैली में, किशनगढ़ शैली में, या फिर ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे भी नहीं, बहुत कम पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल कलर की नौकाएं कौन सी शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकारी है? वो है किशनगढ़ शैली। लगभग एक ही तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आरएएस आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस बार तो आरएएस आईएएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें किशनगढ़ शैली के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, लिखित में हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो। ये याद रखना, आप पिछले पेपर उठा के देख लेना, जितने भी पेपर आपको मिलेंगे आरएएस आईएएस से संबंधित, आईएएस से संबंधित क्वेश्चन में, अब आप सोचो जो केंद्र लेवल की भर्तियां होती हैं उनमें भी पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आरएएस और आईएएस लेवल की जो एग्जाम थे उनमें भी, आईपीएस वगैरह, इनमें भी क्या किशनगढ़ से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो किशनगढ़ से लिए आपने को कंठस्थ याद रखनी है। ठीक है, बात आती है हाड़ौती की। देखो हाड़ौती में सबसे ज्यादा क्या है? जंगली, जंगल का एरिया है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये क्षेत्र क्या आते हैं? ये जंगल से संबंधित क्षेत्र आते हैं, और जंगलों से संबंधित क्षेत्र आते हैं तो जाहिर सी बात है प्रकृति का अधिक मिलाप हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये रही यहाँ कि हाड़ौती क्षेत्र में सभी शैलियों में प्रकृति का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। सभी शैलियों में, हाड़ौती की सभी शैलियों में, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो झालावाड़ हो, सभी शैलियों में कोटा प्रकृति से संबंधित चित्रांकन अधिक किया गया है। देखो मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ में भी प्रकृति संबंधित चित्र थे, मारवाड़ में प्रकृति से संबंधित चित्र थे, हाड़ौती में प्रकृति से संबंधित चित्र है। कहने का मतलब राजस्थानी शैली में संपूर्ण में प्रकृति से संबंधित चित्र जरूर बने हैं, लेकिन अधिकता और कम का अपन आकलन करते हैं कि कौन सी शैली में अधिक चित्र शैली का निर्माण हुआ, अधिक प्राकृतिक चित्रों का निर्माण हुआ, और कौन सी शैली में कम हुआ। तो सबसे ज्यादा अगर प्रकृति की बात करेंगे अपन तो वो हाड़ौती में ही आएगा। इससे पहले तक अपन जब तक पढ़ते आ रहे थे उसमें सबसे ज्यादा उदयपुर की बात कर रहे थे, क्योंकि अब उदयपुर से भी लेवल ऊपर आ गया हाड़ौती का।
तो पहले अपन प्राकृतिक चित्रों की बात कर रहे थे, वो आते थे उदयपुर के तहत, लेकिन अब प्राकृतिक चित्रों की बात करेंगे तो अपन वो किस शैली के अंतर्गत आएगा, हाड़ौती शैली के अंतर्गत। तो हाड़ौती शैली की एक सुप्रसिद्ध विशेषता यहीं पे पढ़ ली अपन ने कि इसमें प्राकृतिक चित्रों या प्राकृतिक चित्रों का चित्रांकन अत्यधिक मात्रा में किया गया है और सर्वाधिक मात्रा में किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सी उपशैली आती है इसकी, कोटा। अपन ने पढ़ा था कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो अपन इसकी सबसे पहली शैली पढ़ते हैं, कोटा शैली। हाड़ौती शैली की उपशैली है कोटा शैली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हाड़ौती की बात कर लें अपन। तो हाड़ौती की अगर बात करते हैं अपन, तो हाड़ौती में हाड़ा राजपूत रहते थे। हाड़ा राजपूत रहते थे, इन्हीं के कारण इसका क्षेत्र हाड़ौती नाम पड़ा था। इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा था, हाड़ौती नाम पड़ा था। ठीक है, और हाड़ा राजपूतों के कारण हाड़ौती शैली नाम पड़ा इसका। और 1952 में यह शैली प्रकाश में आई थी। 1952 में यह शैली प्रकाश में आई, मतलब लोगों के सामने उजागर हुई 1952 में यह शैली प्रकाश में आई थी, और इसके बाद इस शैली को प्रचलित में रखा गया था। देखो कोटा शैली की बात करते हैं अपन। ये तो अपने को याद रखना ही है, हाड़ौती शैली में हाड़ा राजपूतों के कारण हाड़ौती शैली का नामकरण हुआ था, और 1952 में ये शैली प्रकाश में आई थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोटा शैली की। तो कोटा शैली के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, कोटा शैली 1952 में ही ये शैली प्रकाश में आई थी। भाई जब ये प्रकाश में आई हाड़ौती शैली, तो सबसे पहले कौन सी शैली प्राप्त हुई इसमें, 1952 में कोटा शैली। कोटा शैली प्रकाश में आई, याद रखेंगे अच्छे से। 1952 में कोटा शैली प्रकाश में आई थी। इसके अलावा यहाँ के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं, कैसे पता चला भाई यहाँ कोटा में भी चित्रकारी होती थी और कैसे इसका उजागर हुआ, वो अपन आगे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो इसके प्रारंभिक साक्ष्य जो हैं, जो प्रारंभिक ग्रंथ अपने को प्राप्त हुए, जिनके तहत अपन कह सकें भाई यहाँ चित्रकारी होती थी। भाई अपने को कैसे पता चलेगा भाई यहाँ चित्रकारी होती थी, तो इस चित्रकारी का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, इससे संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से कोटा से संबंधित जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उसमें है वल्लभो चंद्रिका। एक ग्रंथ है जिसका नाम है वल्लभो चंद्रिका। वल्लभो चंद्रिका ये 1861 का एक ग्रंथ है। 1861 का एक ग्रंथ है, 1861 में प्राप्त हुआ था ये ग्रंथ, और धीरे धीरे इसको पढ़ा गया, और इसको पढ़ने पर 1952 में इस शैली का प्रकाश में आने का श्रेय रहा। भाई 1952 तक पता चल गया कि हाँ ये शैली बहुत अच्छी शैली थी और इसमें बहुत अच्छा चित्रांकन होता था। फिर आता है गीता पंचमेल, दूसरा ग्रंथ यहां से प्राप्त हुआ अपने को, गीता पंचमेल। ये 1865 में अपने को पता चला। ठीक है, तो ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं कि कोटा शैली में भी चित्रांकन होता था या हाड़ौती शैली में भी चित्रांकन होता था। ये प्रारंभिक साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए, कौन से, वल्लभो चंद्रिका और गीता पंचमेल 1861 और 1865 में। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि वास्तव में हाड़ौती शैली में भी चित्रांकन शुरू हुआ था, और हाड़ौती में भी कोटा शैली एक प्रसिद्ध शैली के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद में देखो कर्नल टीजी गेयर, ध्यान से देखना, कर्नल टीजी गेयर ने कुछ चित्र विक्टोरिया एंड म्यूजियम, अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, देखो ये अपने संरक्षण में, ये कोटा में आए थे, किसके लिए, पुरातत्व विभाग के लिए, कुछ खोजबीन के लिए कि यहाँ चित्रकारी होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जब पता चला कि यहाँ कंपनी शैली में, सॉरी पटना शैली में भी चित्रकारी होती थी, पटना शैली, कंपनी शैली, ये पढ़ेंगे अपन बाद में, चित्रकारी होती थी। तो इसकी जब ये प्रकाशित ग्रंथ वहां पहुंचे, अंग्रेजों का राज था उस समय, तो प्रकाशित ग्रंथ पहुंचे, तो वहां से लंदन से एक कर्नल टीजी गेयर नामक एक जो दार्शनिक थे, उनको कहां भेजा गया, भारत के हाड़ौती क्षेत्र में।
ठीक है। और राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में उन्होंने खोजबीन की, चेक किया कि यहाँ वास्तव में यहाँ ग्रंथ है कि नहीं है। तो यहाँ से जो प्रारंभिक साक्ष्य और प्रारंभिक चित्र प्राप्त हुए थे टीजे गेयर को, उन्होंने क्या किया, वो सारे अपने संरक्षण में रखे, अपने पास रखे, और वो लंदन में जो अल्बर्ट म्यूजियम है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है लंदन में, वहां पर उन चित्रों को प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं कि राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र ऐसा है जिसमें ये चित्रकारी भी हो रही है। तो वो उन्होंने वहां प्रदर्शित किया उनको, और प्रदर्शित करने के बाद में वहां पर क्या हुआ कि इन चित्रों को जैसे ही लंदन म्यूजियम में भेंट किया इन्होंने, और ये शैली और भी ज्यादा प्रचलित हो गई, क्योंकि लोगों के मन में ऐसे हो गया कि भाई वास्तव में ऐसे सुंदर चित्रों का निर्माण भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे फिर इन चित्रों को जैसे उन्होंने भेंट किया तो वो प्रसिद्ध हो गए। यहां से संबंधित क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में हाड़ौती क्षेत्र के या कोटा क्षेत्र के प्रथम साक्ष्य या चित्रांकन प्रस्तुत किसने किए? तो वो आएगा कर्नल टीजे गेयर ने। हाड़ौती शैली से संबंधित, या 1/2 नंबर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कर्नल टीजे गेयर का हाड़ौती से या कोटा से क्या संबंध है, कोटा शैली से क्या संबंध है। तो अपने को वो इस हिसाब से अपने को रखना है, इस हिसाब से अपने को ये याद करना है। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया था, जब हाड़ौती क्षेत्र में इन्होंने, ध्यान से समझना इस बात को, यहां थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको, कि कर्नल टीजी गेयर हाड़ौती क्षेत्र में आए थे और हाड़ौती के प्रारंभिक साक्ष्य और हाड़ौती के चित्र लेके गए थे, कोटा के नहीं लेके गए थे वो, क्योंकि वो तो हाड़ौती क्षेत्र में आए थे, और हाड़ौती क्षेत्र में सभी क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में घूमे वो, और वहां से उन्होंने चित्रांकन प्रस्तुत किया। तो हाड़ौती क्षेत्र, जो कर्नल टीजी गेयर थे, ये हाड़ौती क्षेत्र में आए थे, और हाड़ौती क्षेत्र में आने के बाद इन्होंने हाड़ौती का ही भ्रमण किया, हाड़ौती में ही घूमे, हाड़ौती से ही इन्होंने चित्रों के साक्ष्य लिए, हाड़ौती में ही इन्होंने प्रारंभिक चित्र खोजे थे। तो जाहिर सी बात है इन्होंने प्रस्तुत किए थे चित्र, वो सारे चित्र कौन से थे, हाड़ौती के। उसमें ये नहीं कह सकते अपन कि वो कोटा के हैं, बूंदी के हैं, झालावाड़ के हैं। अब क्या था कि वहां पर बूंदी शैली के चित्र पहले से गए हुए थे, कहा, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में पहले से रखे हुए थे बूंदी शैली के चित्र, पर्सनली बूंदी शैली के सिर्फ। वो कैसे गए होंगे, वो किसी एक कर्नल था यहाँ पर, मेजर, वो उस मेजर ने क्या किए थे, कोई 5-7 चित्र उनको वहां से उपलब्ध हो गए थे बूंदी क्षेत्र से, तो वो वहां पे उनको विक्टोरिया म्यूजियम में लगाने के लिए हिसाब से ले गए थे, दर्शन करने के लिए, प्रदर्शनी करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने चित्र लगाए थे। तो ये जो टीजे गेयर वहां पे चित्र लेके गए, तो सारे चित्र उन जैसे ही थे जैसे वो लगा रखे थे। इसका मतलब वो सारे चित्र कौन से हुए, बूंदी से लेके। सबने चेक किया कि हाँ ये चित्र वैसे ही हैं जैसे पहले, इनसे पहले मेजर साहब यहाँ लाकर लगाए थे। तो इसका मतलब ये सारे चित्र बूंदी शैली से संबंधित है। लेकिन उन्हीं चित्रों में 2-4 चित्र ऐसे निकले जो बिल्कुल भिन्न थे, अलग थे। अब इन्होंने जब विक्टोरिया म्यूजियम, जब कर्नल टीजी गेयर वहां गए, तो इन्होंने देखा कि उन चित्रों से अलग चित्र हैं। इसका मतलब यहाँ या तो कोई दूसरी शैली में भी चित्रकारी होता था, या फिर कोई इस हाड़ौती शैली में कोई 2-3 शैलियां अलग अलग प्रचलित है। इस हिसाब से इसके बाद में इन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर कोटा और बूंदी और हाड़ौती से क्षेत्र में कोटा और बूंदी 2 प्रसिद्ध शैलियां थी, अर्थात बूंदी शैली से कुछ अलग कोटा शैली भी प्रचलन में थी। अर्थात अगर अपन प्रचलित की बात करें तो सबसे पहले शैली अस्तित्व में आई थी बूंदी शैली, क्योंकि बूंदी के तो पता चले थे चित्र। लेकिन अपन पढ़ कौन से रहे पहले, कोटा, क्योंकि कोटा के प्रमाण मिलते हैं अपने को कि हाँ टीजी गेयर वहां लेके गए थे। उस बूंदी शैली का प्रमाण नहीं मिलते कि वहां लेके गए थे। ठीक है, वो अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो कर्नल टीजी गेयर के अनुसार बूंदी शैली से कुछ चित्र भिन्न थे जो कोटा शैली के थे, जो कोटा शैली के थे। ठीक है, इनमें से कुछ चित्र बूंदी से कुछ अलग थे। इस प्रकार कोटा शैली अस्तित्व में आ गई, और इस प्रकार उन्होंने छानबीन की, उनका देखरेख की, तो पता चला कि हाँ वास्तव में बूंदी शैली से कुछ अलग एक शैली हो रहा है जिसका नाम है कोटा शैली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इस प्रकार कोटा शैली अस्तित्व में आई। शाहजहां द्वारा माधो सिंह को हाड़ौती एक हिस्सा जागीर में दिया गया था। देखो शाहजहां था, शाहजहां ने एक छोटा सा हिस्सा, मतलब जमीन का एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि उस समय मुगलों का राज था,
तो मुगलों के उस समय शासक थे कौन? शाहजहां। तो शाहजहां ने इस समय जो हाड़ौती का राजा था जिसका नाम था माधो सिंह, नाम था माधो सिंह, ये क्या हाड़ौती का राजा था और इन्होंने क्या मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी कि हाँ हम आपके साथ हैं, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो माधो सिंह ने जैसे ही अधीनता स्वीकार की तो इन्होंने एक जागीर के रूप में यहाँ की और भी बहुत सी जमीन दे दी थी और उस जमीन के बाद में यहाँ पे जो अलग से जमीन मिली उस जमीन पर इन्होंने एक कस्बा बसाया माधो सिंह ने, जिसको कालांतर में कोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटा। अभी इसको कोटा क्षेत्र कहा जाता है। माधो सिंह को यह जमीन जो कोटा की जमीन है, यह जमीन जागीर के रूप में भेंट की गई थी कि हाँ आप रखो इसको और अपने शासन का प्रचलन करो। ठीक है, इस हिसाब से माधो सिंह को मुगल शासक शाहजहां ने ये जमीन दान स्वरूप जागीर में दी थी और उस क्षेत्र में आज कोटा शहर स्थित है, कोटा शैली स्थित है। ठीक है, यह हिस्सा कालांतर में कोटा के नाम से स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित हुई, जिसका स्थापना 1631 ईस्वी की मानी जाती है। 1631 ईस्वी में ये जागीर के रूप में मिला था ये क्षेत्र, 1631 में, और 1631 से ही कोटा की स्थापना मानी जाती है। याद रखना, 1631 से ही कोटा क्षेत्र की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं महारावल उम्मेद सिंह के समय 1771 से 1820, महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह, देखो महाराजा उम्मेद सिंह थे 1771 से 1820 में। महाराजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 तक कोटा के राजा थे, कोटा के शासन थे, शासक संभालते थे। ये उम्मेद सिंह के समय में कोटा शैली में अत्यधिक चित्र बने। उम्मेद सिंह के समय 1771 से 1820 तक अत्यधिक मात्रा में चित्रकारियों का निर्माण हुआ, बहुत ज्यादा चित्रों का निर्माण हुआ और इसी कारण क्या, इसी कारण कोटा की चित्रकला को, उम्मेद सिंह के काल को कोटा की चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उम्मेद सिंह का काल कोटा शैली का स्वर्णकाल था। इस समय अत्यधिक मात्रा में चित्रकारियों का निर्माण हुआ था। याद रखेंगे इस बात को। महाराजा उम्मेद सिंह के समय 1771 से 1820 तक स्वर्णकाल माना जाता है, स्वर्णकाल था। देखो उम्मेद सिंह के शासन में, अच्छा इसका पूरा नाम नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अपन देखने की। देखो वापस समझते हैं, एक बार वापस समझते हैं क्योंकि समझ में नहीं आए, सिस्टमेटिक तरीके से वापस समझ रहे हैं अपन। देखना एक बार, हाड़ौती शैली हाड़ा राजपूतों द्वारा बसाया गया था। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। हाड़ौती शैली या हाड़ौती क्षेत्र हाड़ा राजपूतों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह 1952 में प्रकाश में आया था, यह 1952 में प्रकाश में आया था। क्या? हाड़ौती क्षेत्र 1952 में प्रकाश में आया था। इसके बाद में देखो हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती शैली में 3 शैली को विभक्त किया गया है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो अपन कोटा शैली ले रहे हैं। कोटा शैली 1631 में बसाया गया था, कोटा शैली 1631 में बसाया गया था। 1952 में कोटा शैली प्रकाश में आई थी। ठीक है, कोटा शैली में चित्र कार्य होता था, इसके प्रारंभिक साक्ष्य मिले अपने को। वो साक्ष्य है, पहला एक ग्रंथ था वल्लभो चंद्रिका, 1861 में इसकी खोज हुई थी। इसके बाद में गीता पंचमेल, ये 1865 में इसकी खोज हुई थी। इन 2 ग्रंथों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि कोटा शैली में प्रारंभ से ही चित्र कार्य होता रहा है और कोटा शैली में चित्र कार्य संपूर्ण रहा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ये तो प्रारंभिक साक्ष्य हो गए। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कर्नल टीजी गेयर जो थे, कर्नल टीजी गेयर, इन्होंने क्या किया था कि कुछ हाड़ौती शैली के चित्रों को विक्टोरिया म्यूजियम में प्रस्तुत किया था। कर्नल टीजी गेयर ने कुछ हाड़ौती शैली के चित्रों को विक्टोरिया म्यूजियम में प्रस्तुत किया था। उसके आधार पर यहाँ पर हाड़ौती शैली की 2 शैलियां प्रकाश में आई।
कोटा और बूंदी। टीजे गेयर ने जब वहां पर चित्र प्रस्तुत किए उससे पहले बूंदी शैली प्रकाश में आ चुकी थी, लेकिन बूंदी से अलग चित्रों का अलग चित्र देखकर यहाँ खोज की गई, तब पता चला कि यहाँ पर कोटा शैली भी है। मतलब टीजी गेयर ने विक्टोरिया म्यूजियम में जब चित्र प्रस्तुत किए उसके बाद में पता चला कि कोटा शैली भी बूंदी शैली की सह शैली मानी जाती है, साथ की शैली है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ के जो माधो सिंह थे उनको शाहजहां ने एक कुछ भूमि जागीर के रूप में दान दी थी, जागीर दी थी, मतलब दी थी उनको भेंट स्वरूप कुछ जमीन। उस जमीन पे उन्होंने 1631 में कोटा की स्थापना की थी। वो जो जमीन माधो सिंह को दी गई थी तो माधो सिंह ने कोटा में उस जमीन पर कोटा की स्थापना की। अर्थात अपन यह भी कह सकते हैं कि कोटा शैली की स्थापना 1631 में माधो सिंह ने की थी। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं कि उम्मेद सिंह जो थे 1771 से 1820 तक, इनका काल कोटा शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनका काल कोटा शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। यहां तक कोई समस्या है तो बोलो वापस। हाँ, वापस एक बार बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, तीनों शैलियों में ही सर्वाधिक मात्रा में प्रकृति से संबंधित चित्र बने। आप तो ये याद रखना, सर्वाधिक मात्रा में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुछ भी तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि किस शैली में प्रकृति से संबंधित चित्र अधिक बने, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। और फिर भी अगर पूछा जाता है तो आप लिखेंगे उसमें हाड़ौती शैली। पूछा जाता है प्रकृति से संबंधित चित्र अत्यधिक कहां बने, एक ही शैली का नाम लिखना है हाड़ौती शैली, बस फिनिश यहीं तक। दूसरी सबसे बड़ी बात, हर शैली की अपन विशेषताएं लिखेंगे, मेवाड़ की भी लिखेंगे, मारवाड़ की भी लिखेंगे। अपन से क्वेश्चन ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा मेवाड़ शैली क्या है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। इसमें से ज्यादातर बड़ा क्वेश्चन आता है, तो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मेवाड़ शैली को स्पष्ट करते हुए, मेवाड़ शैली को स्पष्ट करते हुए इसकी उपशैली का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब उदयपुर के साथ और कौन सी उपशैली आती है इसकी, बताओ। उदयपुर के साथ और कौन सी उपशैली आती है? शाबाश, पढ़ नहीं रहे। अरे मेवाड़ में कौन कौन सी शैलियां हैं? नाथद्वारा शैली, प्रतापगढ़ शैली। वेरी गुड, धन्य हो गए। सुनो भाई, मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ किससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए या मेवाड़ शैली का सविस्तार वर्णन करते हुए इसकी किसी एक शैली का सविस्तार वर्णन कीजिए या किसी एक शैली पर प्रकाश डालिए। तो आपको मेवाड़ कंप्लीट करनी है, आई मीन उदयपुर शैली पूरी लिखनी है, और उसके बाद में किस शैली का वर्णन करेंगे अपन? उसके बाद में करेंगे अपन नाथद्वारा शैली का, क्योंकि नाथद्वारा शैली प्रचलन में है और बहुत अच्छी शैली है। तो मेवाड़ का वर्णन करके फिर अन्यतर शैली नाथद्वारा का वर्णन करेंगे। ऐसे मारवाड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। मारवाड़ से संबंधित ज्यादातर जो चलत में क्वेश्चन है वो कौन सा है? मारवाड़ शैली का विस्तार से वर्णन करते हुए बीकानेर शैली पर व्याख्या कीजिए। ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। मारवाड़ शैली का विस्तृत वर्णन करते हुए मारवाड़ शैली का उद्भव एवं विकास लिखते हुए बीकानेर शैली पर सविस्तृत व्याख्या कीजिए। बहुत बार पूछा जाता है और लगभग हर साल कहीं ना कहीं या तो वार्षिक में या अर्धवार्षिक में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो आप इससे संबंधित भी याद रखेंगे। फिर हाड़ौती संबंधित भी क्वेश्चन पूछेंगे कि हाड़ौती शैली का सविस्तार व्याख्या कीजिए या कोटा बूंदी शैली को सविस्तार समझाइए। किसी को भी अपने को विशेषताओं में पहली विशेषता यही लिखनी है सभी में कि प्रकृति का सुंदर चित्रांकन किया गया है, प्रकृति का सुंदर अंकन किया गया है, प्रकृति का समावेश सुंदर है, प्रकृति चित्रण बहुत अच्छे बनाए गए हैं। ये जो 4-5 लाइन बोली है इनमें से एक लाइन कोई सी भी किसी भी शैली का नाम, किसी भी शैली की वर्णन, किसी भी शैली की विशेषताएं पूछे आपको, ये लिखना ही लिखना है राजस्थानी शैली में, ये याद रखना। ये तो रामबाण विशेषता है ऐसे समझ लो। आपको कुछ विशेषताएं नहीं भी आ रही हो तो ये एक विशेषता तो आपकी पक्की है कि प्रकृति का सुंदर अंकन किया गया है, क्योंकि प्रत्येक शैली में प्रकृति का अंकन हुआ है, ये याद रखेंगे प्रत्येक शैली में।
फिर भी आपको कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा या सर्वाधिक कहाँ उपयोग में हुई, प्रकृति चित्रण सर्वाधिक कहाँ उपयोग में हुआ, तो वहां हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, कोई समस्या नहीं है। नो सर। उमेद सिंह के शासनकाल में कृष्ण व शिकार से विषय से संबंधित ज्यादा चित्र बने थे। देखो अपन ने कब कहा था कि उमेद सिंह के समय स्वर्णकाल था, तो उमेद सिंह के समय सबसे ज्यादा चित्र कौन से बने? चित्र बने थे कृष्ण से संबंधित और शिकार से संबंधित। कृष्ण से संबंधित और शिकार से संबंधित चित्र सबसे ज्यादा किस समय बने थे? उमेद सिंह के समय। यह क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि उमेद सिंह के समय कौन से चित्रों, कौन से मुख्य विषयों से संबंधित चित्र बने थे? तो वो आ जाएंगे कृष्ण और शिकार। कृष्ण से संबंधित और शिकार से संबंधित चित्र सबसे ज्यादा यहाँ पर निर्मित किए गए उमेद सिंह के समय, और इसी कारण स्वर्णकाल कहा जाता है हाड़ौती शैली का या कोटा शैली का। उमेद सिंह के काल को कोटा शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके समय शिकार से संबंधित और कृष्ण से संबंधित ज्यादा चित्रों का निर्माण हुआ था। अब ये चित्रों का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि कोटा जो है ये वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है, याद रखेंगे, यह भी वल्लभ संप्रदाय का ही केंद्र है। वल्लभ संप्रदाय, यह भी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित केंद्र है, इसलिए यह भी याद रखेंगे कोटा किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। कृष्ण तथा शिकार से संबंधित चित्र कौन से राजा के समय बने? उमेद सिंह के समय। उमेद सिंह का समय कोटा शैली का स्वर्णकाल था। ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखो अब इनकी अगर आप कह ही रहे हो तो इसकी विशेषता भी देख लेते हैं कि विशेषता, वैसे तो विशेषता ही विशेषता पढ़ रहे हैं, सारी विशेषता ही है इसकी, ये जितनी भी है कि यहाँ पर वल्लभ चंद्रिका और गीता पंचमेल ग्रंथ की प्राप्ति हुई जिससे कि अपने को कोटा शैली प्रस्तुत हुई, ये विशेषता हो गई है। यहाँ पर जो माधव सिंह था उसको शाहजहां ने एक दान स्वरूप दिया था, वहां कोटा स्थापित किया गया। उमेद सिंह का काल स्वर्णकाल था, ये भी एक विशेषता ही है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्र ज्यादा बने, ये भी विशेषता ही है। मतलब ये सारा सब कुछ विशेषताओं के तहत आता है, विषय और विशेषताओं के तहत, लेकिन अपने को सब कुछ याद ही करना है। तो पहले जैसे मैंने कहा कि पहली विशेषता आप तो सबसे पहले ये लिख देंगे, प्रकृति का सुंदर अंकन किया गया है। प्रकृति का सुंदर अंकन किया गया है, ये पहली ही विशेषता लिख देंगे हर शैली में। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर हरा, लाल और सुनहरी रंगों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती शैली में या कोटा शैली की बात कर रहे हैं अपन, कोटा शैली में हरा, लाल और सुनहरी रंग सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए गए हैं। हरा, लाल और सुनहरी रंग। ठीक है, इसके अलावा तीसरी विशेषता की बात करें यहाँ, तो यहाँ भित्ति चित्र, देखो भित्ति चित्र भी यहाँ बने हैं। ऐसी बात नहीं, यहाँ पर एक महल था जिसमें रंगों का काम, रंग और बेलबुटों का काम भी किसने करवाया था? छत्रसाल, राजा छत्रसाल ने। लेकिन वो बूंदी क्षेत्र में आता है, तो वो बूंदी में पढ़ेंगे अपन राजा छत्रसाल के बारे में। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे अपन कि भित्ति चित्र और वह विभिन्न ग्रंथों का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है। विभिन्न ग्रंथों का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है। ये तीन विशेषताएं तो आप याद करेंगे किसकी? कोटा शैली। ठीक है, कोटा की स्थापना 1631 में माधव सिंह ने की थी। शाहजहां ने एक जागीर के रूप में एक जमीन का टुकड़ा किसको दिया था? माधव सिंह को। ठीक है, 1952 में कोटा शैली अस्तित्व में आई थी। यहाँ से प्रारंभिक साक्ष्य के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, वल्लभ चंद्रिका 1861 और गीता पंचमेल 1865 में। कर्नल टीजी गेर ने हाड़ौती क्षेत्र के कुछ चित्र प्रस्तुत किए थे म्यूजियम, विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में, जहां कोटा शैली अस्तित्व में आई, क्योंकि बूंदी शैली से कुछ अलग चित्र थे। ठीक है, उमेद सिंह का जो काल था 1771 से 1820, वह कोटा शैली का स्वर्णकाल था। उमेद सिंह के समय कृष्ण से संबंधित चित्र और शिकार से संबंधित चित्र अधिक बने थे। कोटा क्षेत्र वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा था। प्रकृति का सुंदर अंकन किया गया है, यहाँ पर हरा, लाल और सुनहरी रंगों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है कोटा शैली में, और भित्ति चित्र तथा ग्रंथों का निर्माण भी सुंदर किया गया है कोटा शैली में। यहां तक किसी को समस्या तो बोलो। सारा समझ में आ गया तो फिर इसका मतलब कोटा शैली अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट शैली पढ़ेंगे जिसका नाम है बूंदी शैली। शाबाश। बूंदी शैली, देखो बूंदी शैली भी कोटा शैली की तरह बहुत अच्छी शैली है, इसमें बहुत अच्छे चित्रों का निर्माण हुआ है और इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो जो बूंदी शैली है ये प्रकृति सौंदर्य के लिए जानी जाती है। वही बात आ गई वापस
प्रकृति का चित्रण हर शैली में हुआ है, और वही बात इसमें बूंदी क्षेत्र में आ गई। क्या कि बूंदी प्राकृतिक सौंदर्य का क्षेत्र है। जो बूंदी क्षेत्र है वो प्राकृतिक सौंदर्य का क्षेत्र है, मतलब प्रकृति का सुंदर अंकन किया गया है। कहाँ? बूंदी में। ठीक है, तो बूंदी नहीं, गलत है। तो बूंदी क्षेत्र जो है, बूंदी, ये इसमें क्या किया गया है? प्रकृति से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए हैं। प्रकृति से संबंधित चित्र, प्रकृति से संबंधित चित्र इसमें बूंदी में अधिक बनाए गए हैं। ये बात तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे की बात। बूंदी में आगे की बात देखते हैं। बूंदी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य मतलब सबसे ज्यादा प्राकृतिक सौंदर्य चित्र इसी में बनाए गए हैं। वही बात आ गई फिर, भाई आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा सर फिर किस किस में सबसे ज्यादा है? तो वो हाड़ौती क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैंने शुरू में यही कहा था कि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रकृति संबंधित चित्र बने। इससे पहले अपन उदयपुर में पढ़ रहे थे सबसे ज्यादा। इसके बाद में जैसे हाड़ौती में है तो हाड़ौती क्षेत्र में, तो हाड़ौती की चाहे कोटा हो, चाहे बूंदी हो, चाहे झालावाड़ हो, उसमें सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है प्रकृति से संबंधित। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो बूंदी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। 14वीं सदी के मध्य राव देवा 1938 में बूंदी बसाया। 14वीं शताब्दी में राव देवा ने 1998 में बूंदी की स्थापना की थी। 14वीं सदी में राव देवा ने 1998 में बूंदी की स्थापना की थी। अब ये दो बातें कैसे लिखी है? 14वीं सदी है, 1998 है, ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कभी पूछा कौन सी सदी में इसका निर्माण हुआ? 14वीं सदी में। और कब निर्माण हुआ? 1998 में। कोई सी भी बात आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अपना टाइम कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो यहां तक किसी कोई समस्या हो?